गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मिनरल न्यूट्रिशन बोल चुका हूँ, खत्म हो चुका है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नीट में पढ़ चुके हो, बस एक रिवीजन चाहिए। बोर्ड में जो एक्स्ट्रा है, जो भी चीज़ें हैं, फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस, बहुत सारी चीजें पढ़े ना। तो एक फंडामेंटल फीचर और आपको मिल रहा है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है जो कि है ग्रोथ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का है। मगर यहाँ पर ग्रोथ के हम टू एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं, एक है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। देखिए, क्वांटिटेटिव समझ रहे हो, जब अमाउंट इंक्रीज होगा तो आप क्या बोलेंगे, जब डिफरेंशिएशन होगा तो आप क्या बोलोगे, क्वालिटेटिव। इसका मतलब अगर मैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स बोलूं तो आप बोलोगे जब इसका लेंथ इंक्रीज होता है। कोई भी चीज का लेंथ इंक्रीज हो सकता है ना। जैसे मान लो एक पॉलिन ट्यूब भी अगर जा रहा है या प्लांट भी ग्रोथ ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या बोलेंगे, लेंथ ही इंक्रीज हो रहा है ना। क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना। प्लांट का एपिकल टिप से ऊपर लंबा होते जा रहा है, रूट्स नीचे जा रहे हैं, या पॉलिन ट्यूब जा रहा है, सब क्या है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है। ब्रेथ, जब लेटरल ग्रोथ, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम होता है तो गर्थ इंक्रीज करता है, तो हम बोलते हैं ब्रेथ। साइज इंक्रीज होना, किसी भी हिसाब से बोलेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होना। जैसे आप मान लीजिए बोलिए वाटरमेलन, साइज है उससे बड़ा हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम साइज बड़ा हो रहा है, साइज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। कोई भी साइज तो किसी बेसिस पे भी हम लोग बोल सकते हैं साइज। जैसे हम लोग डॉर्सीवेंटल लीफ, जो लीफ बोलते हैं उसका भी साइज बढ़ता है ना। एक लीफ है उसका साइज बढ़ता है ना, तो वो भी हम बोल सकते हैं साइज। वॉल्यूम जैसे हम लोग ने बोला, बॉडी मास, ड्राई वेट, जो भी चीजें बोले, हर चीज को हम लोग बोले, नंबर ऑफ द सेल, कुछ भी बोले, हर चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसका डाटा भी ऑलरेडी दिया हुआ है, जब हम लोग आगे जाएंगे तो हमको कुछ डाटा भी मिल जाएगा प्लांट ग्रोथ का। जैसे यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो नंबर इंक्रीज हुआ सेल्स का, एक सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम अगर आप देखते हैं तो मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। इसका मतलब हम लोग नंबर बोल सकते हैं कि एक घंटे में 17,500 न्यू सेल्स बन गया एक घंटे में, तो नंबर मेजरेबल है। वही अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन में फ्लावर ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन साइज या वॉल्यूम हम बोलेंगे तो 3,50,000 टाइम्स। तो ये वॉल्यूम या साइज के बेसिस पे बोल सकते हैं वाटर मेजरेबल है। यहां तक कि जो ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया लीफ का, ये भी हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ इन डॉर्सीवेंटल लीफ, जो भी हम लीफ का देख रहे हैं, पहले कितना एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट था, बाद में रिलेटिव ग्रोथ, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके। पॉलिन ट्यूब का जो लेंथ इंक्रीज हुआ, ये हम लोग बोल सकते हैं। किसी प्लांट का गर्थ इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द सूट, ड्राई वेट, ये सब मेजरेबल है। हम ऐसे ऐसे मेजर करते हैं, मतलब एक घंटे में कितना नंबर इंक्रीज हुआ, इसका प्रीवियस साइज कितना था एक घंटे में, मतलब या कितने पर्टिकुलरली फाइनली कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कितना साइज हो गया, लीफ पहले कितना था अब कितना हुआ है, पॉलिन ट्यूब कितना लेंथ इंक्रीज किया है, गर्थ कितना इंक्रीज कर चुका है। जैसे हम लोग प्लांट का बोलते हैं ना, एनुअल रिंग काउंट करके प्लांट का एज तक पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं ना कितना एज हुआ है, क्योंकि हर साल एक एनुअल रिंग बनता है। यहाँ तक कि गर्थ भी हम पता लगा सकते हैं। मतलब इसका मतलब जो क्वांटिटेटिव हम लोग बात कर रहे हैं वो मेजरेबल है। जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम उसको मेजरेबल बोलेंगे। तो ग्रोथ एज ए क्वांटिटेटिव चेंज इन द फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। सक्सेसिव मेटाबॉलिज्म, जो हम सक्सेसिव मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि अरे क्वांटिटी बढ़ रहा है। क्वांटिटी तो क्लियर हो गया ना, लेंथ, ब्रेथ, साइज, वॉल्यूम, ड्राई वेट, नंबर ऑफ सेल, ये क्या हो गया, क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ बायोमास, जो भी हम लोग बोल रहे हैं, ये उस बेसिस पे बढ़ रहा है। मगर जैसे ही आप चले जाएंगे क्वालिटेटिव, अब बोलेंगे क्या बना, पैरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा, कुछ तो बना ना, पीथ बना ना, एपिडर्मिस ना कॉर्टेक्स, कुछ तो बना होगा। ये है डिफरेंशिएशन। तो qualitative aspect talk about the change in the nature of growth
एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ आप जाने इंक्रीज इन नंबर एंड साइज, मगर डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। मतलब एक मेरिस्मेटिक टिश्यू आगे जाके कौन सा टिश्यू बनाने वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। तो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट। तो ये हम बोले डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू चेंज और प्रोग्रेस, while differentiation lead to higher and the more complex state। तो हम लोग चेंज ऑफ द प्रोग्रेस while differentiation, देखिए डेवलपमेंट में आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगा, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन दोनों मिलेगा। मगर जब आप सिर्फ डिफरेंशिएशन के फोकस करेंगे तो जो भी एक मेरिस्मेटिक टिश्यू है आगे जाके वो कौन सा परमानेंट टिश्यू बनता है उसके ऊपर डिफरेंशिएशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ग्रोथ दस कैन बी डिफाइंड एज अ परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज। अब बोलिए जो ग्रोथ हो चुका है वो क्या वापस आएगा? क्या वापस आएगा? हम बड़े हो गए फिर छोटे हो जाएंगे? सेल डेटेरियोरेट कर सकता है, डैमेज सेनेसेंस हो सकता है, बुढ़ापा आ सकता है, ये अलग बात है। एजिंग, जैसे हम लोग बोले प्लांट में सेनेसेंस बोलते हैं, मगर प्लांट में हमेशा नए नए पार्ट भी तो आते रहते हैं। हम ये सब प्लांट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो परमानेंट ग्रोथ क्या है? परमानेंट चेंज, एक इरिवर्सिबल, मतलब जो हो चुका है वो वापस नहीं जाएगा। बल्क ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एन बल्क, मतलब अमाउंट में ज्यादा होगा ऑर्गेनिजम्स का, कंप्लीट बाय चेंज इन द फॉर्म। चेंज इन फॉर्म, पहले प्लम्यूल रहता, फिर रेडिकल होता, प्लम्यूल से सूट सिस्टम बनता, रेडिकल से रूट सिस्टम बनता, फिर प्लम्यूल से जो सूट बनता उसमें स्टेम बनेंगे, लीफ बनेंगे, आगे जाकर रिप्रोडक्टिव स्टेज होगा तो फ्लावर भी बनेंगे। यही सारे तो चेंजेस होते हैं। तो यही सब चेंजेस को बोला गया है चेंज हो रहा है। तो अगर मैं एक मल्टी सेलुलर वेस्कुलर प्लांट्स की बात करूं, अगर मैं एक मल्टी सेलुलर वेस्कुलर प्लांट, समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? हम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें जाइलम फ्लोएम है, कंडक्टिंग टिश्यू, इसलिए वेस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। मल्टीसेलुलर वेस्कुलर प्लांट्स में ग्रोथ इज इनडेटरमाइंड। तो एक बात बोलिए, थ्रू आउट द लाइफ उसमें मेरिस्टेम मौजूद होगा, उसके रूट टिप एंड शूट टिप में एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा, या डाइकोट है तो लेटरल, या डाइकोट है तो उसमें वेस्कुलर कैम्बियम भी मौजूद होगा। कैम्बियम है या मेरिस्टेम है तो इसका मतलब इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन गर्थ, इसका मतलब इनडेटरमिनेट एंड अकर थ्रू आउट द लाइफ इनडेफिनेटली, जब तक वो जिंदा है तब तक ये ग्रोथ करता जाएगा लंबे समय तक। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम स्पेसिफिक रीजन। तो हम जो स्पेसिफिक रीजन बोल रहे हैं बस हम मेरिस्टेम ही तो बोलेंगे, मेरिस्टेम ही तो बार बार ग्रोथ करेगा। अगर कोई परमानेंट टिश्यू भी डिवीजन में जाता है तो हम उसको डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो कॉर्टेक्स है, डाइकोट प्लांट में हम लोग बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम बनता है, या जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रहता है ना, पता है ना। तो इस ये जो फिनोमेना हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग डी डिफरेंशिएशन। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है बस रेस्ट्रिक्टेड है मेरिस्मेटिक, मेरिस्टेम तक ही लिमिट है, एक लिमिट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहीं तक होगा। किसी परमानेंट टिश्यूज में तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है, अगर होता है तो उसको डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ठीक है, विच आर द रीजन, इसका मतलब वेयर द न्यू सेल्स आर कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक कुछ भी बोलिए, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम, किसी की भी बात करें, हर जगह हम बोलेंगे कि थ्रू आउट द लाइफ उसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है, वो लेंथ इंक्रीज हो या गर्थ इंक्रीज हो। मेरिस्टेम्स आर टाइप्स, मेरिस्टेम 3 टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। हम 3 मेरिस्टेम की बात करेंगे, ये दोनों प्राइमरी है और ये लेटरल क्या है? सेकेंडरी है। ओके, तो रूट्स एंड शूट्स सो इनडेफिनिट और इनडेटरमिनेट ग्रोथ। देखिए रूट्स की बात करें, शूट्स की बात करें, जब तक है उसमें टिप रीजन में एपिकल मेरिस्टेम रहेगा, इसका मतलब थ्रू आउट द लाइफ ये डिवीजन करता जाएगा। तो हाउएवर, मगर मैं यही बोलूंगा लीव्स, तो क्या जिंदगी भर जिंदा रहेगा क्या? पुराने पत्ते गिरेंगे, नए पत्ते आएंगे। फ्लावर, पुराने फ्लावर्स मर के गिरेंगे, नए फ्लावर्स आएंगे। फ्रूट्स, हर बार यही होगा ना, हर साल भर साल फ्रूट्स आएगा फिर जाएगा, या पूरे
ग्रोथ इज डिटरमिनेट। तो ऐसा मत बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्रोथ डिटरमिनेट नहीं है। प्लांट में डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट दोनों है, मगर जब लेंथ एंड गर्थ इंक्रीज हो रहा है तो बोले इनडेफिनिट इनडिटरमिनेट ग्रोथ। मगर एक लीफ का एक पर्टिकुलर साइज है, उसके बाद भी ग्रोथ करेगा क्या? नहीं ना, सेनेसेंस होने के बाद गिर के चला जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब प्लांट में डेफिनिट एंड इनडेफिनिट ग्रोथ दोनों हो सकता है। डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट मतलब हम जैसे बोल रहे हैं कि इनडिटरमिनेट ग्रोथ, तो किसमें? रूट एंड शूट्स दोनों में हो सकता है ना। लीनियर ग्रोथ ऊपर जा रहा है, रूट्स नीचे जा रहा है। मगर लीफ, फ्लावर, फ्रूट सबके साथ यही बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो हम बोलेंगे दे ग्रो अप टू सर्टेन जेनेटिकली डिस्टिंक्ट साइज। इसका लीफ का एक पर्टिकुलर साइज है, उसके बाद टूट के गिर नहीं है। फ्रूट्स एक पर्टिकुलर साइज होता है ना, फ्लावर का एक पर्टिकुलर साइज होता है, ऐसा बोलेंगे। इन यूनिसेलुलर प्लांट्स ग्रोथ इज यूनिफॉर्म एंड डिटरमिनेट। एक पर्टिकुलर ग्रोथ करने के बाद डिवीजन, ऐसा तो होता नहीं है, मगर जिसको हम यूनिसेलुलर मान रहे हैं, अगर क्लेमाइडोमोनास को ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं यूनिसेलुलर, तो एक डेफिनेट ग्रोथ करने के बाद डिवीजन करेगा ना। तो ऐसा है, मगर ऐसा यूनिसेलुलर होता नहीं है। हम प्रोटिस्टा वाले कैटेगरी में रखते हैं, यूनिसेलुलर जितने भी सबको प्रोटिस्टा में रखते हैं। मतलब यार डेफिनेट साइज होने के बाद डिवीजन, फिर डेफिनेट साइज होने के बाद डिवीजन, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे जो तीन रीजन बोल रहे थे, एपिकल, इंटरकैलरी और मेरिस्टेमेटिक, ये जो लेटरल, उस पर फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेस्कुलर प्लांट्स में ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड है एपिसेस ऑफ द रूट एंड शूट। इससे ना प्लांट का जो टिप रीजन है उसको हम रूट टिप बोल रहे हैं और शूट टिप बोलेंगे, जो सबसे टिप वाला रीजन है। मतलब मैं प्लांट्स का एकदम टिप वाला रीजन बोल रहा हूँ, मैं एकदम टिप वाला रीजन बोल रहा हूँ जो एकदम ऊपर नीचे है, एपी रेस्ट्रिक्टेड टू एपिसेस। तो रूट टिप एंड शूट टिप की बात कर रहे हैं। जो प्लांट के मतलब जो लेंथ बोल रहे हैं, ऊपर चढ़ने में हेल्प कर रहा है, ऊपर जाने में हेल्प कर रहा है, नीचे जाने में हेल्प कर रहा है, तो ये लेंथ हाइट की बात सेंस में हम बोलेंगे द डिफरेंशिएशन और सेल टाइप्स, इस तरीके से। तो इसका मतलब प्लांट को ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, जो नए नए पार्ट बनने वाले हैं। या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये कोई सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बन रहा है, बस प्राइमरी टिश्यूज बन रहा है। जैसे जनरली जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये सब बनता है ना, बस वैसे ही प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है, प्राइमरी टिश्यूज बनने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें, देखो ये तो एपिकल है। अब ये जगह जगह पे आपको इंटरकैलरी देखोगे, जहां से तुमको नए नए ब्रांचेस देखोगे, है ना। जैसे तुमने ग्रास में देखा, ग्रास में क्या देखा था, जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं वो ऊपर का खाते रहते हैं और इंटरकैलरी फिर से जनरेट करते रहता है नया पार्ट। ठीक है, तो इंटरकैलरी में इट इज लोकेटेड एट द नोड। तो हम क्या बोलेंगे, ये वो नोड है, ये वो नोड है, और एट द बेस ऑफ इंटरनोड, या तो अब नोड बोलिए या तो इसका बेस बोलिए, ऊपर नीचे कुछ भी बोलिए, जहां लेंथ इंक्रीज होने के चांसेस है। देखो एपिकल पोर्शन अगर मैं कट कर दिया फिर भी ये ग्रोथ होगा ना, क्यों? क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का पार्ट है ना। और एक्चुअली ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना, एपिकल मेरिस्टेम से ही बना हुआ है। बस यही है कि ये पहले एक थे, ये पहले एक था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि कुछ टिश्यूज परमानेंट बन गए, बीच में कुछ परमानेंट बन गए। ये पूरा एपिकल टिश्यूज का ही, एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट था, मगर बीच में क्या हुआ, परमानेंट टिश्यूज बन गए। तो यहां पर भी मेरिस्टेम, यहां पर भी मेरिस्टेम आ गया। इसके तो ग्रास को बार बार ब्राउजिंग एनिमल खाते रहेंगे, फिर से रीजनरेट करता जाएगा। इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द इंटरनोड। तो ये लेंथ इंक्रीज कर रहा है, जैसे हम लोग यहाँ इंटरनोड की बात किए हैं। इंटरनोड, ये जो इंटरनोड है, ये दोनों तो नोड है। ठीक है, हम लोग ये सब नोड बोले थे, इसके बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनोड। तो इंटरनोड का लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ लीफ प्राइमोडिया, जो हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा जो भी पार्ट है ऐसे साइड से बोलते हैं ना, लीफ प्राइमोडिया बोलते हैं ना, ये साइड में लीफ प्राइमोडिया, साइड से लीफ प्राइमोडिया, ये तो एपिकल पोर्शन है। तो यहां पर भी हम लोग बोलेंगे किसका रोल है, किसका रोल है, इंटरकैलरी। यहां पर जो मेरिस्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्जिलरी मेरिस्टेम, उसको हम लोग बोलते हैं एक्जिलरी मेरिस्टेम। जो टिप रीजन में है, जो टिप रीजन में है उसको तो हम एपिकल बोल रहे हैं, मगर इस पोर्शन में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्जिलरी मेरिस्टेम।
ओके, तो ये लीफ प्राइमोर्डिया लेटरल बर्ड्स, ये जो साइड से बर्ड निकल रहा है, साइड से बर्ड बन रहा है, उसमें हेल्प करेगा। अब लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एक्चुअली आप क्या देखने वाले हो, जो भी प्लांट्स देखने वाले हो, जो भी प्लांट्स देखने वाले हो, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये एपिडर्मिस है, बाहर वाला एपिडर्मिस है, या मान लो ये एपिडर्मिस का यहाँ पर रूट हेयर है या ट्राइकोम्स है, ये वाला कॉर्टेक्स रीजन होता है ना, ये तो कॉर्टेक्स रीजन है ना, ठीक है, ये मान लो मैंने एपिडर्मिस बना लिया, ये मान लो एपिडर्मिस वाला रीजन है, ओके, यहां मान लो मैंने जाइलम फ्लोएम बता दिया, यहां मान लो जाइलम है, ओके, यहां पर मान लो जाइलम है, यहां पर मान लो फ्लोएम है, यहां मान लो जाइलम है, यहां मान लो फ्लोएम है, यहां मान लो जाइलम है, जो भी है। अब अगर इन दोनों के बीच में अगर मैं बोलूं कि यहां कैम्बियम है, तो ये जो ग्रोथ करेगा वो क्या करेगा, लेटरल ये जो है वेस्कुलर कैम्बियम, ये लेटरल मेरिस्टेम हो गया। अभी आपको दिख रहा है ये तो अभी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होने वाला जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, बाद में आप देखने वाले हो कि इन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और ये बाद में रिंग बन जाता है, ओके। बाद में आप देखने वाले हो बाहर बनने वाला है सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर बनने वाला है सेकेंडरी जाइलम। तो ये जो हो गया ये वेस्कुलर कैम्बियम, और एक होता है यहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, तो यहां हो जाता है कॉर्क कैम्बियम और यहां हो जाता है वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये कॉर्क कैम्बियम बाहर कॉर्क बनाएगा, अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा, ये जो आपको दिख रहा है वेस्कुलर कैम्बियम बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, अंदर सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। तो अल्टीमेटली ये लेटरल ग्रोथ, गर्थ इंक्रीज कर रहा है ना, ठीक है। ये प्राइमरी टिश्यूज नहीं है, ये सेकेंडरी है। जैसे मैं बोलूंगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, मैं बोलूंगा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, तो क्या प्राइमरी है? प्राइमरी प्लांट बॉडी है नहीं, ये सेकेंडरी है, ओके। तो यही बोला गया है कि लोकेटेड लेटरली अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाई, जो भी डाइकोटिलेडन, मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडन एंड सम जिम्नोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडन एंड सम जिम्नोस्पर्म। कुछ एंजियोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, होता है क्या? नहीं होता है ना, बहुत सारी फैमिली ऐसे, या मोनोकॉट में तो होता ही नहीं है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, मगर कुछ जिम्नोस्पर्म है उसमें होता है। तो यहां पर बोलेंगे डाइकोटिलेडन सम जिम्नोस्पर्म में लोकेटेड द स्ट्रिप ऑफ द वेस्कुलर बंडल। स्ट्रिप क्यों बोला गया है? क्योंकि हमने शुरू में जब बोला, ये मैंने बोला ना कि ये अगर जाइलम है, ये अगर फ्लोएम है तो ये जाइलम है, ये अगर फ्लोएम है ये जाइलम है, तो अभी तो ये स्ट्रिप के रूप में दिख रहा है ना, अभी तो स्ट्रिप के रूप में है, बाद में ये स्ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बाद में ये कंप्लीट रिंग बनेगा, मगर शुरू में तो स्ट्रिप रहेगा, है ना। तो स्टेम ऑफ डाइकोट में इसी तरीके से रहता, इट कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम, इंक्रीज इन कर्व, ऐसे चौड़ाई इंक्रीज होगा। तो ऑफ द स्टेम ड्यू टू एडिशनल, तो इसका मतलब अब सेकेंडरी ग्रूव वेस्कुलर जो हम लोग बोल रहे हैं टिश्यूज, हम बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये हो गया लेटरल ग्रोथ, है ना, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से गर्थ इंक्रीज होने वाला है। अब जब भी फेजेस ऑफ ग्रोथ होगा, देखिए सबसे पहले आप जब भी कोई रूट या कोई भी शूट का पोर्शन देखते हैं, या मैं एक रूट का ही पोर्शन आपको अगर मैं दिखाऊं, ओके, एक डायग्राम दिखा देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। आप हमेशा क्या देखते हैं, जो टिप रीजन रहेगा, जो टिप रीजन है वहां क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है? मेरिस्मेटिक जोन। तो सबसे पहले एक मेरिस्मेटिक जोन है, तो क्या इसको लैग, लॉग, स्टेडी, क्या पकड़ोगे? लैग। उसके बाद जब वो इलोंगेट करेगा तब आप बोलोगे लॉग। मैंने मेरिस्मेटिक टिश्यू पूछा था, ये वाला रीजन जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। अगर मैं जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो लैग, उसके बाद जो लीनियर, जब वो देखोगे कि इलोंगेशन में जा रहा है तो बोलोगे लॉग, उसके बाद जब मैच्योर हो जाएगा तो स्टेशनरी हो गया ना,
ठीक है। तो ऐसा सोचो कि ये जोन ऑफ मेज फॉर्मेशन, मतलब यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज्यादा है। उसके बाद आप देख रहे होगे कि अरे यहाँ तो इलोंगेट हो रहा है, तो जोन ऑफ इलोंगेशन लॉग में चला गया। उसके बाद देखा जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, अब वो डिफरेंशिएट होगा ना, कोई तो टिश्यूज बनाएगा। फाइनली प्लांट का मैच्योर पार्ट बन जाएगा, इसका अंदर स्टेशनरी में पहुंच गया। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि जो 3 phases ऑफ ग्रोथ अगर मैं बोलूंगा, द सेल इन द मेरिस्टेम डिवाइड इन लार्ज एंड गेट डिफरेंशिएटेड, तो ये डिफरेंशिएटेड हो गया, इन लार्ज एंड गेट डिफरेंशिएटेड, फाइनली डिफरेंशिएटेड कुछ तो बनाएगा ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, कुछ बाहर बनाएगा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कुछ तो बनाएगा। कॉरेस्पॉन्ड टू दिस 3 स्टेजेस हम देखने वाले हैं। सबसे पहले सेल्स ऑफ द मेरिस्टेम आर थीन वॉल, ये मेरिस्टेम की प्रॉपर्टी है कि जो सेल होता है बड़ा थीन वॉल होता है, तो सेलुलोजिक सेल वॉल, प्लाज्मोडस्माटा वगैरह मिलेगा आपको। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट मिलेगा। नॉन वेस्कुलर, नॉन वैक्यूलेटेड, अभी वैक्यूल नहीं आया, जब सेल इलोंगेशन में जाएगा तो आपको वैक्यूल देखने को मिलेगा, वैक्यूलेशन। हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एकदम न्यूक्लियस एकदम प्रोमिनेंट है, वैक्यूल नहीं है, साइटोप्लाज्म में क्लियर है, डेंस है। ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म अभी है, डेंस है। ठीक है, एकदम क्लियरली प्रोमिनेंट, एकदम क्लियर होता, कॉन्स्पिक्युअस, क्लियर। तो मेरिस्टेमेटिक सेल अभी क्या कर रहा है, बस माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, क्योंकि इसका काम ही होता है नए नए टिश्यूज को, नए नए सेल्स को बनाना। तो अभी बस न्यू सेल्स, टू न्यू सेल, एक सेल से 2 सेल। अब अगर एक सेल से 2 सेल बना, फिर 4 बना, 8 बना, बन सकता है ऐसा एक ग्रोथ। अगर 1 से 2, 4, 8, 16, तब क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है। मगर सोचो 1 से 2 बना, फिर 3 बना, या 4 बना, या 5 बना, ऐसे चलते जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट मैं बोलूंगा जियोमेट्रिक, बोलेगा एक लीनियर ग्रोथ चल रहा है, ये बोलेंगे ना एक लीनियर ग्रोथ चल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि 2 न्यू सेल बन रहा है, 1 सेल रिमेन मेरिस्टेमेटिक एंड द अदर सेल अंडरगो इनलार्जमेंट। तो सोचो कि अगर मेरे पास एक सेल मौजूद है, इससे बना 2, इससे बन गया 2। अब जरूरी नहीं है कि दोनों ही मेरिस्टेमेटिक हो, एक सेल हो सकता है कि ये मेरिस्टेमेटिक हो, दूसरा परमानेंट हो गया है, मतलब दूसरा भी परमानेंट हुआ नहीं है, ये दूसरा इलोंगेशन में जा रहा है, डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन में जा रहा है। 1 से 2 बना, 2 न्यू सेल, 1 रिमेन मेरिस्टेमेटिक, अदर सेल अंडरगो इनलार्जमेंट, दूसरा इनलार्जमेंट में जाएगा, बाद में डिफरेंशिएशन में जाएगा, बाद में मैच्योर सेल का परमानेंट पार्ट भी बनेगा। इन दिस फेज रेट ऑफ ग्रोथ अकर एट द स्लोअर रेट, थोड़ा स्लोअर रेट है। स्लो रेट मतलब लैग। आप जो ग्राफ देखते हो तो ऐसे देखते हो ना, पहले लैग, फिर लॉग, फिर स्टेडी, ऐसे बोलते हैं ना। एक सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देखते हो ना, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। अभी क्या है, बड़ा स्लोअर है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं लैग, क्योंकि सेल इलोंगेशन में जा नहीं रहा है। ठीक है, अब सोचो कि सेल पहले इनिशियल कुछ नंबर बढ़ाया, ये था लैग, अब तो तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है मतलब अब वो लॉग में चला गया। तो फेजेस ऑफ सेल इनलार्जमेंट बोलो या इलोंगेशन, मतलब आप सोचो कि वैक्यूल वगैरह आ रहा है। ठीक है, सेल वॉल में भी फर्क आ रहा है। तो द न्यूली फॉर्म सेल बिकम वैक्यूलेटेड। क्या ये लैग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में था वैक्यूल? नहीं, अब वो वैक्यूलेटेड हो गया, ऑस्मोटिकली एक्टिव। इसका मतलब इसमें बहुत सारे मिनरल्स आ रहे हैं, उसके पीछे पीछे वाटर आ रहे हैं, ग्रोथ कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो अब क्या हुआ, ऑस्मोटिकली एक्टिव। तो सोचो अगर कोई ऑस्मोटिकली एक्टिव हो गया तो उसके पीछे पीछे वाटर भी तो आएगा, वाटर आएगा तो सेल टर्जिड हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर आया है। और ज्यादातर देखो, तुमने पढ़ा है वैक्यूल आना मतलब वैक्यूल में रहता क्या है, कुछ आयंस रहेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट रहेंगे, कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रहेंगे जिसका कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से ज्यादा होगा, उसके पीछे पीछे वाटर भी तो आएगा। तो सेल का कम से कम 90% वॉल्यूम तो वैक्यूल ही रखता है ना, रख सकता है। तो इस तरह से वैक्यूल आएगा। द टर्जिडिटी रिजल्ट इन इनलार्जमेंट, तो धीरे धीरे इनलार्जमेंट हो रहा सेल, बोथ आप लेंथ वाइज बोलिए या ब्रेथ वाइज बोलिए। आप लेंथ भी इंक्रीज करते हुए देखेंगे, ब्रेथ भी इंक्रीज होने, विड्थ भी, तो दोनों ही आप बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो
तो अब ये तो लैग से लॉग में चला गया है, पहले लैग था, अब क्या चला गया, लॉग, एक्सपोनेंशियल स्टेज। तो यहां पर न्यू वॉल मटेरियल्स एंड अदर मटेरियल्स आर सिंथेसाइज्ड। तो यहाँ पर न्यू वॉल मतलब जो सोचो कि मेरिस्टेमेटिक में थीन वॉल था, अब अगर मैं सुनो, अगर मैं बोलूं पैरेनकाइमा, तो आप बोलोगे ना कि भाई वहां पर सेलुलोजिक सेल वॉल है। अगर मैं बोलूं कॉलेनकाइमा तो क्या बोलोगे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह। अगर डेड होना है तो स्केलेनकाइमा तो बोलेंगे लिग्निन का डिपोजिशन होने वाला है। तो सेल वॉल में भी फर्क आ रहा है। अदर मटेरियल है सिंथेसाइज्ड टू कॉप अप विद, तो जो भी है इनलार्जमेंट हो रहा है, न्यू न्यू मटेरियल वहां पर बन रहे हैं, डिपोजिट हो रहे हैं सेल वॉल। तो ग्रोथ रेट इसमें सबसे ज्यादा होता है। अगर सबसे ज्यादा कोई ग्रोथ हुआ है, एक्सेलरेटेड पेस, एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज, तो हम एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज ही बोलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है। क्लियर है? अब तो देखो, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था तो लैग, जब वो इनलार्जमेंट चल रहा था तो मैं बोलेगा लॉग। अब तो डिफरेंशिएशन होने वाला है ना, मैच्योरेशन, तो अब क्या बोलेंगे, स्टेशनरी हो रहा है ना। डिसलरेट करने के बाद ये जो कर्व आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा डिसलरेट करने के बाद स्टेडी हो जाएगा। तो आप क्या देखने वाले हैं, आप देखने वाले हैं फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन। द इनलार्ज्ड सेल नाउ बिकम स्पेशलाइज्ड। अब वो पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा बन रहा है। परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके लोकेशन के बेसिस पे। अगर वो एपिडर्मिस है तो उसका काम और है, अगर उसका कॉर्टेक्स है तो कुछ और है, एंडोडर्मिस है तो कुछ और है, पेरिसाइकल कुछ और है, पीता अलग है, बस सभी तो पैरेनकाइमा है ना। अब यही लीफ में मेसोफिल होता तो फोटोसिंथेसिस करता ना। तो सभी पैरेनकाइमल टिश्यू से, मगर लोकेशन के बेसिस पे उसका फंक्शन बदल जाता है। तो स्पेसिफिक फंक्शंस एंड अटेन मैच्योरिटी, अब वो मैच्योर हो गया। किस सेंस में बात कर रहे हैं हम, मॉर्फोलॉजिकल सेंस में भी बोल रहे हैं और फिजियोलॉजिकल। तो मॉर्फोलॉजी भी बदल सकता है उसका, सेल टू सेल होगा शायद पैरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, कुछ भी बोलो, उसकी मॉर्फोलॉजी भी बदलेगी और उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो हम लोग बोलते हैं वो भी बदल जाएगा। ठीक है। फाइनली फेज रेट ऑफ ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब डिसलरेट कर रहा है। जो ग्रोथ पहले जो लैग था, लॉग था, डिसलरेट होने के बाद स्टेडी हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड ग्रोथ कर्व हो रहा है, सिग्मोइड। ठीक है, ज्यादातर प्लांट इसी फेज को फॉलो करता है, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। स्लो डाउन इट कम्स टू ए स्टेडी, ये स्टेडी को ही हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ आपको देखो, जब भी मैं एक सीड बोलूंगा, सीड का ऊपर वाला होता है प्लम्यूल, नीचे वाला था रेडिकल, यही रेडिकल रूट बनाने वाला है। तो पोजीशन ऑफ रेडिकल, यहां से पहले ये मेरिस्टेमेटिक रीजन था, फिर सबसे ज्यादा इलोंगेशन यहां पर हुआ है, ये डिफरेंशिएशन, ये मैच्योरेशन। ओके, अब देखिए जो भी ग्रोथ हुआ है उसके लिए कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए, ग्रोथ के लिए कंडीशन तो चाहिए। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, कुछ तो इंटरनल फैक्टर भी है, जैसे जेनेटिक फैक्टर बोल सकते हैं, हार्मोन वाला फैक्टर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी है, सनलाइट है, नहीं बोलेंगे नहीं, एक्सटर्नल ऑक्सीजन है, CO2 है, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो कहने का मतलब कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए, ये सब अभी जो बोल रहे हैं वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, जो बाहर से मिलता है। बाहर से मिलता है आपको वाटर, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन रेशियो, जो भी आप देख रहे हैं ये सब एक्सटर्नल फैक्टर। ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइट, ग्रोथ हार्मोन्स। तो अभी ग्रोथ हार्मोन अगर बोलेंगे तो मैं एक्सट्रिंसिक बोलूंगा क्या, ये तो इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रासेलुलर, एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। मगर वही मैं जेनेटिक फैक्टर बोलूंगा तो मैं इंट्रासेलुलर फैक्टर बोलूंगा, जो सेल के अंदर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है, जिसमें अगर मैं वाटर की बात करूं तो बोलेगा इसेंशियल कंपोनेंट। देखिए सेल का 70 to 90% क्या है, वाटर है। सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस वाटर में होता है। वाटर को लेके हम लोग ने प्लांट वाटर रिलेशन में डिस्कस किया था, बहुत सारी प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, बेस्ट सॉल्वेंट है, और क्या थर्मल बफर है, और
हाई हीट ऑफ फ्यूजन, और क्या बताओ, सब भूल गए हो। हाँ, तो वाटर इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड मेंटेन टर्जिडिटी। मैंने बोला था वो वाटर वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखना, एडेशन, कोहेशन, कैपिलरी, सरफेस टेंशन, ये जो भी बोल रहा हो ना, ये बोर्ड में 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर का, ठीक है, पढ़ना है। प्रोटोप्लाज्म मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल, तो सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ये एक एक्वस मीडियम का काम करता है। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन से सबसे बेस्ट सॉल्वेंट अगर मैं बोलूंगा तो वो वाटर है। माइक्रो एलिमेंट्स, आपने माइक्रो एलिमेंट्स पढ़ लिया, जिसका अमाउंट 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट से कम होना चाहिए, जिसमें आपने आयरन पढ़ा है, मैग्नीज पढ़ा है ना, कैल्शियम, कॉपर, ऐसे बहुत सारे चीजें आपने, जिंक पढ़ा है। ऐसे माइक्रो एलिमेंट्स, अब मैक्रो एलिमेंट्स भी आपने पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ? नाइट्रोजन, पोटासियम, हाँ, फास्फोरस, याद आ रहा है? ये सब मैक्रो एलिमेंट्स है जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रॉपर ग्रोथ। तो ये तो हो गया प्लांट वाटर के बाद माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि हम लोग बोलते हैं 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। C3 प्लांट जो ज्यादा था, C3 प्लांट होते हैं 25, 30, 35, ठीक है, मगर C4 प्लांट के लिए थोड़ा ज्यादा चाहिए, 35, 40 के रेंज में चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर आप 25 से 35 बोल सकते हो। और ऑक्सीजन के बिना कुछ हो सकता है क्या? प्लांट रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है? अब देखो, दिन में तो उसको ऑक्सीजन मिल सकता है, कैसे? फोटोसिंथेसिस से, और रात को तो उसको एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है ना। तो ऑक्सीजन तो लगातार चाहिए। दिन में चलो एटमॉस्फेयर से लेगा, या रेस्पिरेशन, जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, मिल जाएगा उसको ना। और रात में क्या मिलने वाला है? क्या रात में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एटमॉस्फेयर से ही डिपेंड रहना पड़ेगा ऑक्सीजन। अरे रात को भी करेंगे क्या फोटोसिंथेसिस? हाँ, सुबह से शाम तक दे रहे हैं, रात को बस रेस्पिरेशन कर सकता है प्लांट। मगर एक चीज सोचो, एटमॉस्फेयर में 20.84 या 21% है हमारा ऑक्सीजन, ऐसा फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करेगा तभी तो रिलीज होगा। ये अभी इधर उधर की बातें कर रहा हूं, ठीक है, हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। तो एक चीज क्लियर है कि रेस्पिरेशन के लिए एटमॉस्फेयर में 159 mmHg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहता है। एटमॉस्फेयर में है 20.84% हमेशा है। यूज कर रहा है ऑक्सीजन, प्लांट तो यूज कर रहा है। मैंने बोला कि दिन में चलो फोटोसिंथेसिस हुआ तो उसके पास रेस्पिरेशन, जो भी फोटोसिंथेसिस से निकला ऑक्सीजन वो तो रेस्पिरेशन में यूज कर सकता है। मगर रात में मैंने बोला है कि वो क्या प्लांट से फोटोसिंथेसिस से मिल जाएगा क्या? तो उसको क्या एटमॉस्फेयर से डिपेंड करना पड़ेगा ना, ऐसा बोला। हाँ, तो खाना नहीं बनाता, रात को क्यों खाना बनाएगा? रात को रेस्पिरेशन 24 आवर्स चलता है। जो सीड मरे हुए भी ना है, जो सीड अभी पड़े हुए घर पे, तुमको लग रहा है कि यार क्या है, डॉर्मेंसी में है, उसको भी, वो भी रेस्पिरेशन करता है, थोड़ा स्लो रेट में करता है। प्लांट के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। अगर सीड भी बोलूंगा ना, डॉर्मेंट में है, ठीक है। चलिए, रेस्पिरेशन एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी। रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटीपी फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है। लाइट इज मच इसेंशियल, लाइट इज मच इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो लाइट चाहिए जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, या फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट चाहिए ना, CO2 चाहिए ना। ओके, हाँ ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद 10-15 मिनट आपको देंगे, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो वेरी मच इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए हम लाइट का रिक्वायरमेंट बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो प्लांट रूट जो है क्या करेगा, जियोट्रॉपिक हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे,
जियोट्रॉपिक जो रूट है वो क्या करेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, उसके नीचे की तरफ जाएगा ना, वाटर की तरफ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जाएगा, वही स्टेम उसका उल्टा जाता है, वो लाइट की तरफ जाता है, लाइट की तरफ जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिसाइड करता है ग्रोथ ऑफ द शूट्स एंड रूट। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स रूट उसकी तरफ जाएगा और शूट्स उसके ऑपोजिट साइड्स में जाएगा, ठीक है। ग्रोथ रेट्स एंड द टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब जो बोला गया है, इट इज इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, रेट बोला, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। अब देखो ये जो रेट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स। ये जो आप रेट देख रहे हैं इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफिशिएंसी इंडेक्स। किसका, प्लांट का क्या रेट है, ऐसे बोलेंगे ना, यही तो इसकी एफिशिएंसी है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना ग्रोथ कर सकता है, यही तो इसकी एफिशिएंसी है। तो रिलेटिव ग्रोथ कैन बी, जो भी रेट ऑफ ग्रोथ है उसको हम मेजर कर सकते हैं, जो साइज इंक्रीज हुआ है, जो हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑर्गेन, जैसे लीफ कितना इंक्रीज हुआ है, फ्लावर कितना इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ कितना हम मेजर कर सकते हैं ना। एक टाइम पीरियड लेंगे और कितना ग्रोथ हुआ है, एक दिन में, 2 दिन में या हफ्ते दिन में, हम मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो रेशियो है चेंज इन द सेल नंबर, डीएन जो उसको बोलते हैं सेल नंबर, और ओवर ए टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल, एक टाइम बोल दिया हमने डीटी। तो जो भी हुआ, जैसे मान लो एक लीफ पहले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, पहले क्या था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब मान लो वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो बोलूंगा ना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये 5 से 10 चला गया, यही बोलेंगे ना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रोथ हुआ है। तो ये तो हम लोग बोलेंगे ना कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हुआ है। तो यहां पर द रेशियो ऑफ चेंज इन सेल नंबर जो ओवर ए टाइम पीरियड, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, अल्टरनेटली इट इज द मेजर ऑफ कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल ग्रोथ, पहले कितना था अभी कितना हुआ है, बोलेंगे ना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रोथ किया एक पर्टिकुलर टाइम, वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है ना। देखो जब हमने नंबर की बात की थी तो हम लोग ने बहुत सारा डाटा दिया था, हमने दिया था कि अरे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, नंबर 1 घंटे में 70,500 बोला था ना, ये सब डाटा डिस्कस हो चुका है। अब हम ग्रोथ को हम जैसे हम डाटा में है तो मेजर करने का तरीका क्या है, हम जो ग्रोथ बोल रहे हैं लीनियर ग्रोथ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसको हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं। तो चेक करने का एक तरीका है कि हम डायरेक्ट देखेंगे, इजिली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी मेजरिंग स्केल। एक ऑर्डिनरी मेजर स्केल से हम लोग मेजर करेंगे, अरे लेंथ पहले इतना था अभी लेंथ इतना, ये एक तरीका हो सकता है, तो सिंपल तरीका है। मगर एक है कि हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोप, एक काम करते हैं ये प्लांट इधर बढ़ रहा है, हम एक काम करते हैं यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगा देते हैं। माइक्रोस्कोप जनरली ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं ना, ये माइक्रोस्कोप यहाँ से देखते हैं, यहाँ इस साइड से, यहाँ से मान लो आई है, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। मतलब सोचो कि पहला जो लेन था उसको हम देख चुके हैं, अब यहाँ से अगर थोड़ा से ऊपर गया होगा तो हमको पता चल जाएगा ना कितना ग्रोथ हुआ, हर दिन कितना ग्रोथ हो रहा है कितना। तो ये नीचे से जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोप का भी तो हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोप है ना, पता चल जाएगा ना कितना ग्रोथ हुआ, ऊपर की तरफ जा रहे, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से भी हॉरिजेंटल हम लोग जो बोल रहे हैं, इस तरीके से हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोप से ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। अब एक होता है ऑक्जेनोमीटर, एक होता है क्रेसोग्राफ, ओके। मैं बोला ना अभी डाउट सारे बाद में लेंगे, सारे लेंगे एक साथ, हाँ तुम लिख के रख लो, उस चक्कर में अभी लंबा खींच जाएगा 10-15 मिनट, ओके। तो हम लोग अगर ऑक्जिनोमीटर बोलेंगे, अगर मैं ये ऑक्जिनोमीटर बोल रहा हूं, ओके, जैसे मान लो ये आर्क वाला है, ठीक है, जैसे यहां पर भी तुमको एक आर्क वाला दिख रहा है, जैसे ये आर्क है, ठीक है। ये प्लांट का जो पार्ट है उसमें हम लोग ने क्या किया, कोई भी प्लांट के साथ ऐसे ले जाने के बाद हम लोग कोई वेट रख दिया। अब ये स्केल है, स्केल कुछ तो, अगर ये ग्रोथ ऊपर की तरफ हो रहा है, ये धागा ऊपर जाएगा तो ये स्केल भी तो घूमेगा ना, एक नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये आर्क वाला है, ठीक है। अब एक देखो इस तरीके से एक पुली है, यहाँ से एक है, तो यहाँ पर भी एक चक्के की तरह है,
ये क्या आर्क वाला है, ये दोनों हम लोग क्या बोले हैं, ऑक्जिनोमीटर। हम क्या बोले हैं, ऑक्जिनोमीटर। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो अब बोले ऑक्जिनोमीटर, जो हम लोग बोले पहले आर्क ऑक्जिनोमीटर, उसके बाद फेफर्स ऑक्जिनोमीटर। तो आपने देखा एक गोल वाला एक आर्क वाला, देखा ना। तो बोला गया है कि दिस इक्विपमेंट इज यूज्ड टू प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द लीनियर ग्रोथ। जो भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है सूट का, हम उसको ऑक्जिनोमीटर आर्क या फेवर ऑक्जिनोमीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब एक हो गया क्रेसोग्राफ। क्रेसोग्राफ जिसको हम इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस जानते हो, जिन्होंने बोला था कि प्लांट में भी लाइफ है, सब बोला नहीं था, जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, तुम नहीं जानते हो? तुम वो दो है, कौन कौन? अरे वो सुभाष चंद्र बोस है, बड़ा गड़बड़ है तुम्हारा। ठीक है, ध्यान से सुनो। यहां पर ये एक डिवाइस है जिसको हम लोग क्रेसोग्राफ बोलते हैं। आप देख लिए क्रेसोग्राफ, ठीक है, ये है क्रेसोग्राफ, देख लो, फिर बाद में बोलोगे कहाँ है, देख लो क्रेसोग्राफ, ये क्रेसोग्राफ है, ठीक है। रुक जा, मैं बता रहा हूं। अब बोलेंगे कि इट रिकॉर्ड्स प्राइमरी ग्रोथ वेरी एक्यूरेटली। जो भी प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है, जो लीनियर ग्रोथ हो रहा है या प्राइमरी नया पार्ट हो रहा है, बड़ा ये मैग्नीफाई करता है ग्रोथ को अप टू 10,000 टाइम्स। जो भी ग्रोथ हो रहा है, अगर सोचो कि उसको 10,000 टाइम मैग्नीफाई कर देंगे तो कितना क्लियर दिखेगा कि पहले कितना था अभी कितना हुआ, है ना। तो इस तरीके से कितना हुआ है, गिविंग इंफॉर्मेशन ग्रोथ पर सेकेंड। यहां तक कि ग्रोथ पर सेकेंड भी हम मेजर कर सकते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है। सो इट इज डेवलप्ड बाय सर जेसी बोस, ठीक है। तो हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, वेट मैं डाउट क्लियर कर लेता हूं। हम लोग यहाँ पर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट, जो भी आगे का हम लोग लीनियर या हम लोग बोलने वाले, ये सब अगले दिन डिस्कस करेंगे। ओके यार, प्लांट हार्मोन भी हम लोग कल पढ़ाएंगे। क्या हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो? तो आज का ऑनलाइन क्लास यहीं खत्म होता है। चलिए बाय बाय। हाँ।